नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस का सीरीज चलाया जा रहा है और आज उसका अंतिम चैप्टर 12th होगा, जिसमें हम साउंड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को देखेंगे। और इसके 11 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। और हालांकि इस क्लास 9th में लगभग 14-15 चैप्टर हैं, लेकिन वो चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है। 12 चैप्टर तक ही महत्वपूर्ण है ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो उन 12 चैप्टर को आप ज़रूर करके जाएं एग्ज़ाम से पहले, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये सीरीज। तो आज अंतिम चैप्टर है और गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपको झारखंड करंट अफेयर्स का भी सीरीज चलाया जा रहा है। वो वीडियो भी आप एग्ज़ाम से पहले जाकर अवश्य देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, साथ ही आप लिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बिना देर किए 12th चैप्टर साउंड से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। स्वर एक ऐसी ध्वनि है, पहला ऑप्शन है, जिसमें कई आवृत्तियां होती है, जिसमें केवल 2 आवृत्तियां होती है, जिसमें एकल आवृत्ति होती है, जिसको सुनना सदैव दुखद होता है। तो स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें एकल आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें के एकल आवृत्ति होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आंतरिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया गया, दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि पहली ध्वनि से प्रबल होगी, परंतु इसका तारत्व भिन्न नहीं होगा। पहली ध्वनि से प्रबल होगी और इसका तारत्व भी अपेक्षाकृत उच्च होगा। पहली ध्वनि से प्रबल होगी परंतु इसका तारत्व अपेक्षाकृत निम्न होगा। प्रबलता और तारत्व दोनों ही प्रभावित नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन ये बोला है कि आंतरिक पियानो की पहली किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया गया, दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि क्या होगी? तो पहली ध्वनि से प्रबल होगी, परंतु इसका तारत्व जो होगा, पिच होगा, वो भिन्न नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो सोनार में आपको पता होगा प्रस्रव्य तरंग की जो साउंड है, जो वेव है, उसको हम यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्रव्य तरंग, ऑप्शन ये। नेक्स्ट, ध्वनि वायु में गमन करती है यदि माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हो, वायुमंडल में आर्द्रता ना हो, विक्षोभ गमन करे, कण एवं विक्षोभ दोनों ही एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्षोभ गमन करे। ध्वनि वायु में तभी गमन करेगा जब उसका विक्षोभ गमन करेगा। नेक्स्ट, किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? किसी क्षीण ध्वनि को अगर प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना हो तो क्या वृद्धि करना होगा? तो उसमें उसके आयाम को वृद्धि करना होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, दिए गए वक्र में आधी तरंगदैर्घ्य है। आधी तरंगदैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक की दूरी को दर्शाएगा, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी से डी। ऑप्शन बी, बी से डी। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो आधी तरंगदैर्घ्य की दूरी को दर्शा रहा है। नेक्स्ट, भूकंप मुख्य प्रतापी तरंगों से पहले, क्वेश्चन बोल रहा है कि भूकंप मुख्य प्रतापी तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब यह है कि भूकंप आने से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो आपको बताना है। तो भूकंप आने से ठीक पहले जो है अवस्रव्य तरंग की ध्वनि उत्पन्न होती है। बहुत ही कम आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी की ध्वनि उत्पन्न होती है भूकंप आने से पहले, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अवस्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अवस्रव्य ध्वनि सुन सकता है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन अवस्रव्य ध्वनि सुन सकता है। आपको पता होगा अवस्रव्य जो ध्वनि तरंग होती है उसका जो आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो उस प्रकार के जो ध्वनि तरंग है उसको कौन सुन सकता है?
वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइनोसेरस, जो कि गैंडा को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी संगीत समारोह में वृद्ध वाद्य बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? तो ऐसा करके वो क्या करता है? सितार की डोरी को आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों के आवृत्ति के साथ समायोजित करने का प्रयास करता है। तो इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ध्वनि के संबंध में गलत कथन है। ध्वनि एक आंतरिक तरंग है, बिल्कुल सही है। इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। ये निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, ये भी सही है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो ये गलत है। चूंकि ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ नहीं बल्कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दो कर्मागत संपीड़नों तथा दो कर्मागत विरलनों के बीच दूरी क्या कहलाती है? दो कर्मागत संपीड़न बोले अथवा दो कर्मागत विरलन बोले, इसके बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच सही संबंध है। तो आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच जो संबंध है वो भी इक्वल टू 1/t हो जाएगा। आवृत्ति जो है 1/t, आवर्तकाल जो होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी ऑर्केस्ट्रा में वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय बजाई जाती है। दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुँचती है, लेकिन जो ध्वनियाँ हम ग्रहण करते हैं भिन्न भिन्न होती है। यह ध्वनि किस अभिलक्षण के कारण होता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी ऑर्केस्ट्रा में वायलिन तथा बांसुरी को एक ही समय बजाई जाती है और दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक एक ही समय में पहुँचती हैं, लेकिन हम दोनों ध्वनियाँ जो ग्रहण करते हैं वो भिन्न भिन्न होती है। और यह जो अभिलक्षण है ध्वनि का, वो किस अभिलक्षण के कारण होता है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारत्व। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके किससे ज्ञात किया जाता है वो आपको बताना है। तो ध्वनि की प्रबलता और मृदुता है जो वो आयाम से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आपको असत्य कथन बताना है। 4 कथन दिया गया है, कौन सा कथन असत्य है? मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है तथा प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है, बिल्कुल सही है ये। ध्वनि एक आंतरिक तरंग का उदाहरण है, ये भी सही है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। निम्न तारत्व ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है, बिल्कुल गलत है। अगर निम्न तारत्व वाली ध्वनि है तो आवृत्ति भी निम्न होगा। अधिक तारत्व होगा तो ध्वनि का आवृत्ति भी अधिक होगा। तो इसका जो आंसर होगा डी असत्य है। नेक्स्ट, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है और उसकी तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, या 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? तो देखिए, वेलोसिटी बराबर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब वेवलेंथ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे तो 0.35 मीटर होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 किलो हर्ट्ज दिया है जिसको हर्ट्ज में बदलेंगे तो ये 2 किलो हर्ट्ज मतलब 2000 हर्ट्ज के बराबर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर, और वेलोसिटी निकला है 700 मीटर पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.1 सेकेंड। तो टाइम यहाँ से निकल जाएगा 2.1 सेकेंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तीव्रता कहा जाता है। किसी एकांक क्षेत्रफल से
1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि का चाल का सही क्रम है। ध्वनि का चाल का जो सही क्रम है, सबसे अधिक एल्युमिनियम में, उसके बाद निकेल में, उसके बाद स्टील में, उसके बाद लोहा में। तो इसका सही क्रम यही है। सबसे अधिक ध्वनि का चाल जो होगा वो एल्युमिनियम में होगा, उसके बाद निकेल में, उसके बाद स्टील में, उसके बाद लोहा में होगा। नेक्स्ट, इसमें भी बताना है ध्वनि का चाल सही क्रम। देखिए, इसमें ठोस है, इसमें लिक्विड लिए हैं। तो इसमें जल, समुद्री जल में सबसे अधिक होगा, उसके बाद आशुद्ध जल में होगा, उसके बाद इथेनॉल में होगा, उसके बाद मेथनॉल में। तो सबसे अधिक जो ध्वनि का चाल होगा समुद्री जल में, उसके बाद आशुद्ध जल में, उसके बाद इथेनॉल में, उसके बाद मेथनॉल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यहाँ गैस लिए हैं, ध्वनि की चाल का सही क्रम बताना है। तो सबसे अधिक ध्वनि का चाल हाइड्रोजन में होगा, उसके बाद हीलियम में, उसके बाद ऑक्सीजन में, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाए या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। सुनाई देने वाली ध्वनि, इस ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इस ध्वनि को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है, क्या कहलाता है? देखिए, सीधा सीधा प्रश्न म्युनिसिपल का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया गया था एनसीईआरटी से कॉपी करके। तो काफ़ी लोग, मैं यूट्यूब में भी देखा, तो कई लोग इसका आंसर प्रतिध्वनि बता दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुरणन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के बाद सुनाई देता है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी? तो वेलोसिटी दिया हुआ है 346 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया है 5 सेकंड। तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना? 346 वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो 346 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1730 होगा। तो 1730 जो होगा वो डिस्टेंस निकला है प्रतिध्वनि का, यानी मतलब ध्वनि जो गया और फिर वापस टकरा के आया वो डिस्टेंस है 1730। तो दोनों के बीच का दूरी जो होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो निकलेगा दोनों के बीच का दूरी। चूँकि गया है और आया है वापस, वो दोनों का डिस्टेंस हो गया 1730। तो इसका आधा हो जाएगा 865 मीटर दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक जहाज प्राध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड हो तो समुद्र तल से जहाज कितनी दूरी होगी? तो टाइम दिया हुआ है 3.42 सेकंड, वेलोसिटी दिया है 1531 मीटर पर सेकंड। तो 2D, जाने और आने के बीच का जो दूरी है 2D है, वो कैसे निकलेगा? तो वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो आ जाएगा 5236 मीटर। तो डिस्टेंस 2 से डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा तो 2.62 किलोमीटर आ जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्राध्वनि का प्रयोग किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योगों में, सोनार में, सभी में। तो इन सभी जगहों पर प्राध्वनि का उपयोग किया जाता है। और प्राध्वनि क्या होता है? जिसका आवृत्ति, जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। नेक्स्ट, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक बनी रहती है? तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से 17.2 मीटर का न्यूनतम दूरी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा था साइंस का, उसका आज अंतिम वीडियो था। और उम्मीद है इस सीरीज से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा और आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न इस सीरीज से देखने के लिए डायरेक्ट रूप से मिलेगा। और जो झारखंड करंट अफेयर्स का जो सीरीज चला है
चलाया जा रहा है गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आप उन वीडियो को भी जाकर अवश्य देखें, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।